नमस्कार साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो आईटी इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। तो इस विज्ञप्ति के बारे में अब अपने कुछ बात करते हैं कि क्या कुछ इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन डाउट ना रहे। सबसे पहले राजस्थान की जो 3 कंपनियां हैं वितरण विभाग की, उसके बारे में बताया गया है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण और जोधपुर विद्युत वितरण। जयपुर के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे जयपुर विद्युत वितरण के अंडर में, उनके बारे में लिखा हुआ है, जहां जहां उनको पोस्टिंग मिलेगी। इसके बाद डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी जो पोस्ट आएगी वो टेक्निकल हेल्पर थर्ड के नाम से आएगी, और आपको 3 साल के बाद में टेक्निकल हेल्पर सेकंड बनाया जाएगा। टेक्निकल हेल्पर थर्ड का मतलब है कि आपको 3 साल के लिए 2000 ग्रेड पे पर काम करना पड़ेगा। तो पोस्ट का नाम आपका टीएस थर्ड रहेगा। इसके पश्चात ये नॉन टीएसपी के लिए वैकेंसी है। तो साथियों, नॉन टीएसपी में केवल और केवल जयपुर और जोधपुर दो ही वितरण कंपनियों वैकेंसी है। नॉन टीएसपी के लिए अजमेर विद्युत वितरण में कोई भी वैकेंसी नहीं है। जो नॉन टीएसपी एरिया में रहते हैं, अजमेर विद्युत वितरण में फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे, नहीं कर पाएंगे। केवल जयपुर और जोधपुर वाले कैंडिडेट हैं जो नॉन टीएसपी एरिया में रहते हैं, वो ही फॉर्म भर पाएंगे। तो ये वैकेंसी बता रखी है कि जयपुर के अंदर टोटल 1035 और जोधपुर के अंदर 370 पोस्ट है। तो टोटल 1405 पोस्ट है। इसके अंदर कैटेगरी वाइज भी बता रखा है, अनरिजर्व कितनी है, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो आसानी से। और जो जहां पर स्टार लगा रखा है, ये बैकलॉग की भर्तियां हैं। ये बैकलॉग की भर्तियां हैं। बैकलॉग का मतलब है पीछे ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जिस एरिया की जैसे 3 के ऊपर स्टार लगा है, इसका मतलब है 3 पोस्ट 2018 में जो वैकेंसी आई थी वहां कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो 3 पोस्ट अब उनमें ऐड हो चुका है। जैसे एक सर्विसमैन के अंदर 86 के ऊपर स्टार लगा है। 86 का मतलब बनता है 86 जो कैंडिडेट हैं एक सर्विसमैन के, वो पिछली बार 2018 के अंदर उनके पद खाली रह गए थे। तो ये हमारे संविधान का आर्टिकल 15 का सब क्लोज 5 कहता है कि अगर कोई वैकेंसी खाली रह जाती है, और स्पेशली एससी एसटी या एक सर्विसमैन की इनकी खाली रह जाती है, तो उनको फिर नेक्स्ट भर्ती में भरना पड़ता है। टीएसपी के लिए जोधपुर के अंदर 27 और अजमेर के अंदर 80 पोस्ट हैं जो टीएसपी एरिया में रहते हैं, और अजमेर विद्युत वितरण में भरना चाहते हैं तो वो 80 पोस्ट उनके लिए है। तो टोटल 107 ये और 1405 ये, तो 1500 और 12 पोस्ट टोटल है ये। इसके बाद वैकेंसी के अंदर बताया है नंबर ऑफ वैकेंसीज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी वैकेंसी कभी भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है। कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर द ऑल कंपनीज, सभी कंपनियों का एक ही एग्जाम होगा। पर्सन हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ टीएसपी एरिया शुड बी बांसवाड़ा डूंगरपुर, यानी जो टीएसपी एरिया में जो रहते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उनका कुछ टीएसपी एरिया डिसाइड किया गया है, और वो ही फार्म भर पाएंगे जो इन जगह पर रहते हैं टीएसपी के अंदर। यानी अजमेर विद्युत वितरण में अगर भरना चाहते हैं कैंडिडेट फॉर्म, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद से होने चाहिए, और वो भी उनका मूल निवास प्रमाण पत्र उनका संलग्न करना पड़ेगा। रिजर्वेशन बताया है। रिजर्वेशन आप सबको पता है, एससी एसटी ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया था 2019 के अंदर। तो वो 10% आरक्षण इसके अंदर भी शामिल किया गया है। एससी एसटी को तो आरक्षण शुरू से ही है, और ईडब्ल्यूएस को 2019 से दिया गया है। तो इसके बाद में ये कुछ बता रखा है, ये इतना कोई वो है नहीं इम्पोर्टेंट। और जो कैंडिडेट
कोई पहले से कोई विभाग में कार्यरत हैं तो उनको एनओसी लेनी पड़ेगी अपने उस विभाग से कि मैं इस एग्जाम के अंदर टेक्निकल हेल्पर एग्जाम के अंदर फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं। तो वो एग्जाम वो जहां भी वो काम करते हैं वहां से उनको एनओसी लगभग मिल जाती है। इसके पश्चात अगर कोई इसके पश्चात यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई मतलब खेल के दृष्टिकोण से अगर कोई महत्व स्थान किसी ने रखा है तो उसके लिए भी वैकेंसी रिजर्व रखी गई है जो आपको ऊपर दिखाई दे जाएंगी। इसके पश्चात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबको पता है कि आईटीआई जो कि आरबीएससी बोर्ड से भी हो सकती है और सीबीएसई से भी हो सकती है, किसी से भी हो, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन या पावर इलेक्ट्रीशियन या एसवीए के अंदर किसी के अंदर भी एक ट्रेड के अंदर आईटी होनी चाहिए। इसके पश्चात ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नोट डाले हुए हैं, इनको साथियों ध्यान से सुन लीजिएगा। एक कैंडिडेट मस्ट पोजेस रिक्वेस्ट ए क्वालिफिकेशन ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा तब तक आपके पास में क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका मतलब साफ साफ ये बनता है कि जो साथी आईटी अभी एग्जाम दे रहे हैं, सेकेंड ईयर का अपना फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, वो आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये मान के चलिए इस साल के अंत तक होगा। इस साल के अंत तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द आईटी, अगर किसी के पास इंडियन आर्मी का कोई सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल का तो वो आईटी के लेवल पर माना जाएगा। और 3 नंबर पॉइंट देखिएगा साथियों, ए पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इज अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द ऑफर सेड रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, यानी जो फाइनल ईयर एग्जाम में अभी बैठ रहा है आईटी वाला कैंडिडेट वो फार्म में शेल बी एलिजिबल है, हो सकता है, बट शेल हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ हैविंग रिक्वायर्ड द रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर उसके पास में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री तो क्या है, सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। आफ्टर ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, साथियों ध्यान दीजिएगा, आफ्टर ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। वही बताया गया है कि आपका जो डेट है उस मार्कशीट में पर्टिकुलर जो डेट लिखी आएगी एग्जामिनेशन पास की, वो जिस टाइम आप वेरिफिकेशन करवा रहे हो उससे पहले की डेट होनी चाहिए। एज के बारे में बताया गया, काफी सारे साथियों को थोड़ा डाउट है एज के बारे में, तो 18 से 28 साल के बीच में एज का इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। और 1/1/2023 को 18 साल का जो कैंडिडेट हो जाएगा, जो विद्यार्थी हो जाएगा, और 2023 में जो 28 साल का हो जाएगा वहां तक इस एज तक वो फार्म भर सकते हैं। एज में मेरे को लगता है कि थोड़ा इनको छूट देनी चाहिए थी और हो भी सकती है, अगर अपने थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको एज में छूट मिल जाएगी। और वो सभी जानते हैं कि 5 साल एससी के लिए और 5 साल एसटी के लिए, बैकवर्ड क्लासेज के लिए 5 साल इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेज, नॉन क्रीमिलियर लेयर, मोर बैकवर्ड, सभी के लिए 5 साल की छूट है साथियों। एससी एसटी ओबीसी सब के लिए 5 साल की छूट है, ईडब्ल्यूएस सब के लिए 5 साल की छूट है। तो इसका मतलब बनता है 28 और 5 33 साल का अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे कौन से भी वो कास्ट से बिलोंग करता है। अगर वो नॉर्मल जनरल कास्ट का नहीं है तो उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर वो जनरल कास्ट का है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो आएगा, उसको 5 साल की छूट नहीं मिलेगी। द अपर एज लिमिट मेंशन अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अगर किसी के डिसेबिलिटीज है और वो कौन सी भी कैटेगरी का, उसको 5 साल की छूट फिर भी मिल जाएगी। फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए 50 साल की एज रखी है। तो ये एज के बारे में थोड़ा बताया गया है, इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं। उसके बाद फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल और बॉडीली हेल्थ, यानी
जो कैंडिडेट होगा उसकी अच्छी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट्स, और वो दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। टू इंटरफेस विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, ताकि अपनी ड्यूटी के टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर पाए। ए मेंबर ऑफ सर्विस एंड इफ सिलेक्टेड मस्ट प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट फ्रॉम ए मेडिकल अथॉरिटी। जब जिस टाइम सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो आपको फिर एक मेडिकल अथॉरिटी से एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना है, वो बन जाता है, कोई इतनी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। सैलरी के बारे में बताया गया, कैंडिडेट एंड ऑन अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली अपॉइंटेड एज प्रोबेशनर ट्रेनी। 2 साल के लिए आपको प्रोबेशनर ट्रेनी रखा जाता है, जिसके अंदर आपको 13,500 रुपये मिलेंगे, और सक्सेसफुल हो जाने पर प्रोबेशन ट्रेनिंग आपको लेवल 4 के अंतर्गत 2000 ग्रेड पे के अंतर्गत 19,200 रुपये आपकी बेसिक पे रहेगी, और इसके ऊपर जो भी अभी फिलहाल के अंदर डीए चल रहा होगा आपका, उसमें वो आपको डीए मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है, कंप्यूटर बेस्ड कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कोई ऑफलाइन नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड शेल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। द सिलेक्शन प्रोसेस विल consist of 2 phases, pre-year and mains. The pre-examination will only for screening and shortlisting of candidate. प्री एग्जामिनेशन केवल और केवल स्क्रीनिंग के लिए है, आपको आपके जो नंबर आएंगे वो मेन के अंदर नहीं जुड़ने वाले। इसका मतलब ये बनता है, देयर शैल बी नो वेटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन प्री एग्जामिनेशन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट आफ्टर मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में आपके जो भी प्री के अंदर स्कोर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, आपको केवल प्री क्वालिफाइंग है। द प्री एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज। 2 टाइप के 2 पार्ट रहेंगे, जनरल अवेयरनेस का और टेक्निकल नॉलेज का। प्री के अंदर देयर शैल बी सो क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच। द ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चन पेपर मार्क एंड सिलेबस शैल बी एज हेयर अंडर। तो ये सिलेबस के बारे में तो मैंने चर्चा करके बता दी थी, सारा सिलेबस आपको बताया है। तो सिलेबस के बारे में जो भी आपको कोई डाउट है तो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का पूरा मैं आपको लिंक डाल दूंगा। इसके पश्चात ये देखिएगा साथियों, ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीएस थर्ड विल हैव टू अपीयर इन द प्री एग्जामिनेशन। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी 10 टाइम्स, यानी 10 गुना कैंडिडेट को चुना जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए, जितनी भी वैकेंसी उसका 10 गुना। बट इन द सेड रेंज ऑल दोज कैंडिडेट हु स्क्वायर द सेम मार्क्स, लेकिन किसी ने अगर सेम मार्क्स लिए तो ऐसा नहीं प्रॉपर 10 गुना ही लेंगे। तो मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, लगभग 12 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। तो मेन एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए जनरल अवेयरनेस का है और पार्ट बी टेक्निकल नॉलेज का है। तो पार्ट ए वैसा का वैसा है जैसे प्री के अंदर है, पार्ट बी वैसा का वैसा है जैसे प्री के अंदर है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिकल थ्योरी का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट ए के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप इसका सिलेबस देख सकते हो। उसके पश्चात ये हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर एग्जामिनेशन आएगा, ये तो अपना इतना कोई बड़ा मैटर है नहीं। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। There shall be no minimum pass marks in pre-examination. However, candidate appearing in the main examination shall be required to obtain minimum 30% marks for selection in unreserved category. अगर कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाला कोई कैंडिडेट है तो उसको कम से कम 30% यानी 30 नंबर तो लाने ही होंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाला अगर कैंडिडेट 30 नंबर नहीं लाता है प्री के अंदर तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा प्री के अंदर। तो इसके पश्चात देयर शैल बी नो इंटरव्यू, तो ये थोड़ा बहुत बता रखा है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ सेंटर होगा, तो जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और अलवर। तो इनमें से कोई भी आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो कहाँ आपको सेंटर चाहिए। जो भी चॉइस होगी एक बार सेंटर की वो फाइनल होगी। तो ये बता रखा है। डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के लिए क्या आपकी डिसक्वालिफिकेशन है। नो कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन स्पाउस लिविंग शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस अनलेस द निगम आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट देयर आर स्पेशल ग्राउंड्स परमिसिबल अंडर द पर्सनल लॉ। ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अपने जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में है। नो कैंडिडेट हु इज मैरिड टू ए पर्सन हैविंग ऑलरेडी स्पाउस लिविंग
ये शादी के बारे में कुछ बता रखा है, इतना कोई वो नहीं है, इसके बारे में आपको इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है। और इसके पश्चात में करेक्टर सर्टिफिकेट, द करेक्टर ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट मस्ट बी सच एज टू क्वालिफाई हिम फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस एज पर रिलेवेंट सर्विस रेगुलेशन, सर्विस रेगुलेशन के अनुसार उसका करेक्टर होना चाहिए। ड्यूरेशन फॉर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 तारीख से 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और सभी साथी आज जब से फॉर्म स्टार्ट हो जाए 10-11 तारीख से फॉर्म सभी भर दें, लास्ट तारीख का वेट बिल्कुल नहीं करना। जो फीस रखी गई है वो बहुत ज़्यादा फीस रखी है, इसको कम करना चाहिए इनको। अनरिजर्व्ड के लिए 1200 और बाकी जो SC/ST वाले हैं उनके लिए 1000 रुपये फीस है। ये फीस बिल्कुल कम होनी चाहिए। और अगर आप सभी ट्विटर पर अभियान चलाएंगे तो ये फीस कम हो जाएगी, कोई इतनी वो नहीं है। पिछली बार भी इतनी फीस रखी थी, बाद में लोगों ने कम कर दी थी। और इसके पश्चात में पेमेंट ऑफ फीस, कैसे फ़ी आप पे कर सकते हो। प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फीस, ये प्रोसीजर बता रखा है। 3 वेबसाइट्स हैं, इनमें से किसी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों, ये बड़ी बड़ी रूप में आपके पास में विज्ञप्ति के बारे में जानकारी थी, फोटो कैसे अपलोड करनी, ये सब कुछ आपको पता ही है। तो साथियों, इस प्रकार से ये पूरी विज्ञप्ति है जो कि मैंने आपको पूरा पढ़कर बता दी है। फिर भी अगर कोई डाउट रहे आपके है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, फुल प्रिपरेशन कीजिए। आपका प्री एग्जाम मई के आसपास में, इसमें अभी डेट नहीं बताई गई है प्री और मेंस की, तो प्री एग्जाम आपका मई के आसपास में हो सकता है, यानी मई महीने के अंदर अंदर हो सकता है। तो उस बेस को आप लेकर चलिए और अपने अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। और राजस्थान जीके और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पूरा समय देना है, बराबर टाइम देना है। धन्यवाद।